नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। अगर सदुपति विधायक डॉक्टर मट्टा रागमई की टिप्पणी को संकेत माना जाए तो ऐसा लगता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी कथित तौर पर आईएएस अधिकारियों और उनके काम के बारे में कांग्रेस नेताओं के बीच गलत धारणाएं पाल रहे हैं। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री अक्सर कांग्रेस कैडरों और विधायकों के काम की तुलना आईएएस अधिकारियों से करते हैं। उनके हालिया भाषण का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने जो कहा उस पर विस्तार से बताते हुए विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री कई बार पार्टी कैडरों से कहते हैं कि वो आईएएस अधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी जो पद पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद काम की अपेक्षा करते हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री के हवाले से बात कही है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं दोहराता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों से नफरत के आधार पर वक्फ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है। वो मुसलमानों के मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों को छीनने के लिए कानून ला रही है। वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए कानून लाया जा रहा है। बात हो गई। पांचवी बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस बी.के. मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, बी.के. मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। बी.के. मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, बी.के. मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बा यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बा यूजर को अपहेल्ड किया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों द्वारा बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर कड़ा प्रहार करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ती ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की है। एक बयान में उन्होंने नारायणायक में हुए हमले को जघन्य कृत्य और कांग्रेस की बढ़ती अराजकता का स्पष्ट संकेत बताया है। उन्होंने बताया कि थाना में हमला सातपुर में इसी तरह की घटना के ठीक एक दिन बाद हुआ है। बीआरएस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर नेताओं द्वारा की गई हिंसा अनियंत्रित रही है। उन्होंने निष्कर्षता के लिए पुलिस की आलोचना की और उन पर सत्तारूढ़ दल का साथ देने का आरोप लगाया है। केटीआर ने कहा है कि बीआरएस कैडर ऐसे हमलों से नहीं डरेगा। हम इससे अक्षम सरकार को जवाबदेह ठहराते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि पुलिस जिम्मेदारी से काम करे और हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एमआईएम का आज 67वां स्थापना दिवस। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद स्थित सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक उनके टारगेट पर रहे। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर हालिया मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी बात रखते हुए ओवैसी ने कहा है कि ये लोग 400 साल पहले की मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र आपके बड़े अब्बा थे क्या? आपके बड़े अब्बा थे या नहीं? उन्होंने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, उन पर मूवी क्यों नहीं बनवाते हैं? चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया था, उस पर भी फिल्म बनवाओ। मुझे क्या करना है मुगलों से? वो क्या मेरे अब्बा या नाना थे? बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। छत्रपति शिवाजी के संबंध में भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिवाजी के बारे में मोदी ने सिनेमा को प्रमोट किया। अगर आपको मराठाओं से मोहब्बत है तो उनको रिजर्वेशन दो। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि शिवाजी के दादा को जब औलाद नहीं हो रही थी तो वो आर.के. दरगाह पर गए थे, तब जाकर उनको 2 औलाद हुई। शिवाजी की सेना का जनरल, नेवी का हेड और वित्त मंत्री भी मुसलमान था। मुगलों की फौज में भी हिंदू थे। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा
कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में आंशिक रूप से ध्वंस सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने का अभियान त्रासदी के 1 हफ्ते बाद आज अंतिम चरण में पहुंच गया। सरकार ने शव मिलने की खबरों का खंडन किया है। कई बचाव टीमों द्वारा गाद निकालने और मशीन से काटने के अभियान के बीच श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के पास एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिंगेरनी माइंस रेस्क्यू, फायर सर्विसेज, हाइड्रा और रेड माइंस की बचाव टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ विशेषज्ञों ने सुरंग के आखिरी 10-15 मीटर में मलबे के नीचे हुए नरम सामग्री का पता लगा लिया है, लेकिन ये निश्चित नहीं था कि ये अंदर फंसे लोग थे या नहीं। इन 5 स्थानों पर 5 से 7 मीटर ऊंचे गाद जमा को साफ करना होगा। बचाव कर्मी मरम्मत में भी जुटे हुए हैं। इसके क्रियाशील हो जाने पर बचाव कार्य की गति में और तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि लगातार पानी का रिसाव बचाव प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। नागरकुर्नूल के जिला कलेक्टर ने शुक्रवार रात इस बात से इनकार किया कि बचाव कर्मियों को शव मिले हैं। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि बिना पुष्टि के ऐसी कोई भी खबर प्रसारित न करें, क्योंकि इससे घबराहट पैदा होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने एमएलसी 3 मार मल्लाना को निलंबित कर दिया है। राज्य जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट की आलोचना करने के लिए पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के बाद मल्लाना के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले महीने की शुरुआत में कांग्रेस एमएलसी मल्लाना ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, शिक्षा और रोजगार सर्वे की एक प्रति जला दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछड़े वर्ग यानी पीसी के आरक्षण को कम करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण की रक्षा के लिए डेटा में हेरफेर किया गया था। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए 3 मार मल्लाना ने कहा है कि शोकेस नोटिस से तेलंगाना जातीय जनगणना के बारे में उनके विचार नहीं बदलेंगे। आप मुझे नोटिस देने वाले कौन होते हैं? अगर वो मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। कांग्रेस एमएलसी 3 मार मल्लाना को कांग्रेस पार्टी सस्पेंड करी। तेलंगाना स्टेट में राहुल गांधी की विशेष के अनुसार कांग्रेस सरकार रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के इस पे कास्ट सेंसस करे, मोस्ट साइंटिफिक वे में कास्ट सेंसस कंप्लीट करे, सक्सेसफुल हुआ। कास्ट सेंसस डॉक्यूमेंट को जलाने पे मल्लाना जो कास्ट सेंसस डॉक्यूमेंट को जलाए उस पर सीरियस एक्शन हुआ। आज एआईसीसी के डायरेक्शन से मल्लाना को सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को देर से जारी करने की छूट पर फिलहाल रोक लगा दी। यह कदम बीजेपी नेता की शिकायतों के बाद उठाया गया है। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र जारी होने में धांधली की शिकायत की थी। वहीं अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने 21 जनवरी से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। उससे उन परिवारों को दिक्कत आ रही जिनके घर में बच्चों का जन्म कोविड के वक्त हुआ था। दरअसल सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी को देर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण की शक्ति दी गई थी। लेकिन बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जन्म प्रमाण पत्र को जारी करने से संबंधित स्कैम हुआ है। किसी के जन्म के 1 साल बाद जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उसे विलंबित आवेदन कहा जाता है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 के बीच अकोला शहर की अदालत ने 269 विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी किए थे, लेकिन तहसीलदार ने 4849 विलंबित जन्म आवेदन को पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह यवतमाल में 11,864 और नागपुर में 4,350 विलंबित आवेदन पंजीकृत किए गए।
कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने हिंदुत्व के पक्ष में अपना रुख जाहिर कर दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। शहर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि डी.के. शिव कुमार को आखिरकार होश आ गया है, सीएम सिद्धरमैया को भी होश आ जाए, भगवान तय करेगा कि डी.के. शिव कुमार का हिंदुत्व का रुख नाटक है या सच। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि आजादी से पहले के कांग्रेसियों ने हिंदुत्व को फिर से महिमा मंडित करने के उद्देश्य से लड़ाई लड़ी थी और हिंदुत्व आज भी पुराने कांग्रेसियों के खून में है। वो सभी विधर्मी नहीं है। कुछ लोग नाटकीय तरीके से वोट बैंक के लिए मुसलमानों को लुभाने का काम कर रहे हैं। डी.के. शिव कुमार ने कुंभ मेले में भी हिस्सा लिया था, उन्हें हिंदुत्व का एहसास हो गया है। महात्मा गांधी ने भी हिंदुत्व की वकालत की थी, उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। हिंदुत्व भाजपा की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का मतलब सभी लोगों की खुशी है। जिस व्यक्ति और पार्टी ने हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश की, उसका देश में सफाया हो गया। केरल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने, इसको लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जो कि करीब 2.5 घंटे चले। इसके बाद प्रदेश प्रभारी दीपदास मुंशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केरल के लोग बदलाव चाहते हैं, अगर कोई बयानबाजी करके इसमें बाधा बनता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुंशी जब ये बयान दे रही थी, तब शशि थरूर उनके ठीक बगल में बैठे थे। मुंशी ने यह भी कहा है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि केरल कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि अप्रैल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी कोच्चि में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही चुनाव अभियान का आगाज होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने भी दो टूका है कि इस राज्य से उनका और कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता है। किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे केरल के लोगों का अपमान हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में अनुशासन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को एकजुट होकर आगामी चुनाव में उतरना है। भाजपा अध्यक्ष अन्नामलई ने कहा है कि भाजपा 5 मार्च को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेगी। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा है, सबसे पहले हम तमिलनाडु भाजपा को संसदीय क्षेत्र के पुनर्सीमांकन के संबंध में डीएमके की निराधार आकांक्षाओं पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च 2025 को निर्धारित सर्वदलीय बैठक में हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पत्र के माध्यम से हम सर्वदलीय बैठक में हमें आमंत्रित करने वाले आपके पत्र में किए गए गलत बयानों को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपने परिसीमन के मुद्दे को गलत तरीके से समझा है और परिसीमन करने की योजनाबद्ध विधियों और प्रक्रियाओं के आधिकारिक रिलीज से पहले ही आपने अपने काल्पनिक डर को फैलाने और इसके बारे में जानबूझकर झूठ बोलने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में तमिलनाडु की अपनी यात्रा के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि परिसीमन से कोई भी राज्य प्रभावित नहीं होगा और परिसीमन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।